नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बागेश्वर बाबा को लेकर बिहार की सियासत तेज हो चुकी है। महागठबंधन की ओर से लगातार बाबा बागेश्वर के बिहार आगमन का विरोध किया जा रहा है। आरजेडी के बड़े नेता रोज बयानबाजी कर रहे हैं। अब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की ओर से बागेश्वर बाबा को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। किशनगंज में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बागेश्वर बाबा को पाखंडी बताया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि बागेश्वर बाबा भी आडवाणी की तरह जेल जाएंगे अगर वो नफरत और उन्माद फैलाने बिहार आ रहे हैं। अगर वो गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इसकी इजाजत नहीं देगा। ये लोग जो धर्म के नाम पर व्यवसाय करते हैं ना, इनके खिलाफ संघर्ष है। वो आने जाने से प्रजातंत्र है, कोई कहीं आ जा सकता है, उसको छोड़िए ना। लेकिन ये कह रहा हूँ कि वो जो अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगी। अरे भैया, गिरिराज सिंह क्या करते हैं उससे क्या मतलब? अगर आप नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और लोग भी जाएंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बिहार में सियासत बेहद गर्म है। इस बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार आ रहे बागेश्वर बाबा का स्वागत किया। मुकेश सहनी ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जो दिव्य शक्तियां हैं उससे वो बिहार का भला करें। बिहार बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, क्या कहेंगे राजनीति इस पर? भाई, बिहार तो सबको स्वागत करता है, जिनको भी आना है सब आए, सबको बिहार की धरती पर स्वागत है। यही है, सबसे आग्रह है कि बिहार आइए, बिहार को घूमिए, बिहार को देखिए, बिहार को आगे कैसे बढ़े उसके बारे में सोचिए। और आपके पास दिव्य शक्ति है तो उससे बिहार का भला कीजिए, और हम तो यही आग्रह करेंगे। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर गुमला से, जहां बेटी की शादी करवाकर लौटने के दौरान सराती से भरा पिकअप वैन पलट गया है। इस हादसे में लड़की की मां और पिता सहित 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 29 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से 12 की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। वहीं 3 अधिक गंभीर लोगों को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि डुमरी थाना क्षेत्र के सारंगडी गांव से बेटी की शादी करवाकर लोग अपने गांव कटारी आ रहे थे और इसी दौरान जारी थाना क्षेत्र के जरडा गांव के समीप सरातियों से भरा पिकअप वैन पलट गया। इसमें मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद बस के सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर लाया गया, जहां से 12 लोगों की स्थिति गंभीर देखते हुए गुमला रेफर किया गया और वहां से 3 घायल को रिम्स रेफर कर दिया गया है। और चलिए बड़ी खबर गढ़वा से, जहां 5 साल की बच्चे का शव बरामद किया गया है। बालू में जो नाबालिग का शव है वो गाड़ा मिला। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। फॉरेंसिक जांच का एसपी ने निर्देश दिया है। चिनिया थाना क्षेत्र की पूरी घटना। तो ये बड़ी खबर गढ़वा से, जहां 5 साल की बच्चे का शव बरामद किया गया है। रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। फॉरेंसिक जांच का एसपी ने निर्देश दिया है। फिलहाल मामले की छानबीन चल रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर पटना सिटी से है, जहां चौक थाना क्षेत्र के हरनाहा टोला में मोबाइल टावर लगे गैरेज में भीषण आग लगने से तबाही मच गई है। अगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है। बताया जा रहा है कि अगलगी में मोबाइल टावर, दर्जनों ई रिक्शा और एक कार जलकर राख हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने पर वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि गैरेज में लगी आग कितनी भयावह है। कार और ई रिक्शा धू धू कर जल रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तस्वीर आग बुझने के बाद की है। कार और गैरेज की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह थी। एक भी सामान यहां पर सुरक्षित नहीं बच सका है। सारा सामान जलकर राख हो गया है। यहां तक कि मोबाइल टावर भी पूरी तरह से जल चुका है। जानकारी ये मिल रही है कि एसी रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी, जिसमें भारी नुकसान हुआ है।
और चलिए बड़ी खबर सीवान से, जहां सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत के बाद लोगों ने स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया है। मामला चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र के नवादा गांव का है। जानकारी ये मिल रही है कि श्री यादव साइकिल से घर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार एक स्कॉर्पियो ने श्री यादव को कुचल दिया, जिससे श्री यादव की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से नाराज लोगों ने स्कॉर्पियो में आग लगा दी, जिससे स्कॉर्पियो जलकर राख हो गया है। जानकारी ये मिल रही है कि स्कॉर्पियो से लोग बारात जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। और इसी बीच बड़ी खबर गोपालगंज से सामने आ रही है, जहां शादी समारोह में आपसी रंजिश के दौरान चाकू मारकर 3 लोगों को जख्मी कर दिया गया। घटना बरौली थाना क्षेत्र के बलुआ टोला के पास की है। जख्मी युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी युवकों में नौशाद आलम, राजा हुसैन और अली इमाम शामिल हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने जख्मी युवकों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। झगड़ा काहेला भइलो बे? झगड़ा काहेला भइलो? हम तनी बारात में रहनी। अच्छा, पता नहीं कब झगड़ा काहेला भइलो? को आदमी घायल बा टोटल? 3 आदमी। और देखिए, दानापुर में पुलिस ने देव कुमार हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। इस मामले में पुलिस टीम ने ममता कुमारी और पिंकी सिंह को गिरफ्तार किया है, जो बेटा के सदीसोपुर की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि जमीन कारोबारी में करीब 15 लाख रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे लेकर 27 अप्रैल को ममता उर्फ पिंकी ने प्लान बनाया और अपने साथियों की मदद से देव कुमार को मौत के घाट उतार दिया। में ये बात आई कि एक जमीन थी जिसकी घेराबंदी की जानी थी, जिसमें देव कुमार जो है कहीं मीटिंग में गया हुआ था, और ये पता है इन लोगों को जो हत्यारे हैं इनको था कि ये यहाँ पे जमीन के सिलसिले में आया हुआ। तो उसी रेखी पहले से उनको इन्फॉर्मेशन था, तो प्लान करके इन्होंने उसकी हत्या। सुपारी दी गई? नहीं, कोई सुपारी नहीं दी गई थी। ये लोग मिल करके हत्या किए। नहीं, पिंकी देवी भी घटनास्थल के आसपास थे। और दुमका में खनिज संपदा के अवैध खनन और परिवहन को लेकर शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस का अभियान चलाया गया। एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी के सहयोग से यह अभियान चलाया गया है। इस दौरान बालू लदे एक ट्रैक्टर सहित 6 गाड़ियों को जब्त किया गया। जिन गाड़ियों को जब्त किया गया उनमें 4 पर स्टोन चिप्स लोडेड हैं, जबकि एक पर बोल्डर लदा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार सभी गाड़ी बिना परिवहन चालान के ही खनिज ढो रहे थे। सभी गाड़ियों के ड्राइवर को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है। और खबर रामगढ़ से, जहां झुंड से बिछड़े एक हाथी ने गोला वन क्षेत्र के उलादाका इलाके में तबाही मचा दी है। हाथी ने खेत में लगी सब्जियों को रौंद दिया है, साथ ही कटहल समेत दूसरे पौधों को नष्ट कर दिया गया है। ग्रामीणों ने झुंड से बिछड़े इस हाथी को शोकला सरगडी होते हुए स्वर्ण रेखा नदी तक खदेड़ दिया, जिसके बाद हाथी नदी पार कर रांची जिले में प्रवेश कर गया। ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से यह हाथी क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। हाथी खेतों में लगी फसल को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। और वहीं बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना अंतर्गत पुलिस ने 2 बड़े मामलों का अब तक उद्भेदन नहीं किया है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन वार्ड नंबर 22 के पार्षद परमानंद सिन्हा की गोली मारकर हत्या मामले में अब भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो सका है, और न ही बाढ़ बाजार के गोला पट्टी से दिन दहाड़े 15,55,000 की लूट में पुलिस को अब तक कोई सुराग मिला है। हालांकि ग्रामीण एसपी इमरान मसूद ने दोनों ही मामले में जल्द कार्रवाई की बात कही है। बाढ़ में परमानंद सिन्हा हत्या जो मामला हुआ सर, उसमें कहीं कुछ? उस पर हमारी टीम लगातार काम कर रही है और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले जल्द समय में हम इस पर उद्भेदन कर लेंगे। वो 14,55,000 की एक लूट की भी मामला है सर, उसमें अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को अभी तक कोई लीड नहीं मिली है। हालांकि उस पर लगातार काम भी हुआ है, टेक्निकली भी काम हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस केस में हम लोगों को अभी लीड नहीं मिली है। बाढ़ थाना के अंतर्गत 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसका अब तक उद्भेदन नहीं हुआ। महाशिवरात्रि 18 फरवरी को पार्षद की हत्या का आज तक मामला सुलझा नहीं है, और वहीं दूसरा मामला गोलापट्टी से व्यापारी से लगभग 15,55,000 की लूट का
आज तक उद्भेदन नहीं हुआ है। 2 महीना पूरा होने को है। अभी खड़े हैं बाढ़ के एसपी के कार्यालय में और अभी एसपी से मेरी बात हुई तो एसपी और ग्रामीण एसपी ने बताया कि पार्षद हत्याकांड का टेक्निकल जांच चल रही है। हालांकि व्यापारी से लूट का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। तो बाढ़ थाना अंतर्गत ये 2 बड़ी घटनाएं 2 महीने से ऊपर हो गई हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। देखना कि इसका कब तक उद्भेदन पुलिस करती है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और वहीं सरायकेला के आदित्यपुर में ब्राउन शुगर के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री के आरोप में एक भाई बहन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि गिरोह के सरगना की तलाश इस वक्त जारी है। सरगना पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। गिरफ्तार तस्कर इमदाद खान एक हिस्ट्री शीटर है और साबिर हत्याकांड का फरार अभियुक्त भी है, जो पूर्वी सिंहभूम के गोलमुरी में किराए के मकान में छिपकर रह रहा था। वहीं उसकी बहन धातकी जी में रहकर सरगना मोगला के साथ ब्राउन शुगर की तस्करी करती थी। उसके पास से करीब 50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 लाख से अधिक कैश बरामद हुए हैं। दोनों भाई बहन हैं और काफी दिनों से ये बंगाल से ड्रग्स मंगा के यहाँ बेचते थे। जमशेदपुर और आदित्यपुर के क्षेत्रों में बेचते थे। इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा एक मोगला करके एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, वो बंगाल का मुर्शिदाबाद का रहने वाला है और उसकी तलाश के उसकी गिरफ्तारी के लिए हम पूरा अथक प्रयास कर रहे हैं। वही जो है वो ड्रग्स का सप्लाई करता था इनको, ये उनसे खरीदते थे और आदित्यपुर जमशेदपुर के इलाकों में उनको बेचा करते थे। और देखिए, राजधानी रांची के कई इलाकों में बिजली के खंभे ट्रैफिक जाम और हादसे की वजह बन रहे हैं। इसे देखते हुए रांची ट्रैफिक पुलिस ने कई ऐसे बिजली के खंभे की सूची तैयार की है जिसमें सही जगह लगाने की जरूरत है। इसे लेकर और बिजली विभाग से भी समन्वय स्थापित किया गया है। बता दें आपको कि रांची के कई स्थानों पर इस तरह की समस्या है जहां बिजली के खंभे और बिलबोर्ड से जाम लगा रहता है। ऐसे में जल्द ही इस पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। इसी के साथ सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लोगों को नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने पर भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि रांची की ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बन सकेगी। तो ये जो कार्रवाई है काफ़ी जगहों पे लगातार चल रही है। पिछले इस हफ्ते में काफ़ी जोर पकड़ा है उसने। आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। फ्यूचर में हम लोगों ने जो समन्वय करके बैठक की है उसमें और भी प्लान्स है। कहीं कहीं पे बोलार्ड्स को लगाया जाएगा ताकि सुगम यातायात व्यवस्था बनी रहे। तो मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि कृपया करके जो भी नियम राज्य सरकार बना रही है, जिला प्रशासन बना रहा है, यातायात पुलिस बना रही है, उनका पालन करिए। ये आप ही लोगों का शहर है, आप ही लोगों की भागीदारी से यातायात की व्यवस्था को सुगम बनाया जा सकेगा। और जालसाजी का एक नया मामला सामने आ चुका है। मामला वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव से जुड़ा हुआ है। दरअसल अज्ञात जालसाज ने वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव का फर्जी हस्ताक्षर कर एक पत्र जारी कर लाखों रुपए की अग्रिम लंबित राशि का भुगतान कराने की कोशिश की, लेकिन इस पत्र की पहचान कर ली गई है। इसके बाद अज्ञात के खिलाफ वित्त विभाग के संयुक्त सचिव संजीव मित्तल ने सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग को एक पत्र मिला जिसमें विभाग के अपर मुख्य सचिव का फर्जी हस्ताक्षर था। इस पत्र में पूर्व गठित क्रय समिति द्वारा अग्रिम लंबित राशि के भुगतान करने की जानकारी दी गई थी। सचिवालय से इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अमित कुमार। साइबर फ्रॉड तो कभी जालसाजी का मामला सामने आता रहता है। ताजा मामला वित्त विभाग से जुड़ा हुआ है। जालसाजों ने वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए के लंबित राशि जो है उसे निकासी करने की कोशिश की। हालांकि वो अपने कोशिश में कामयाब नहीं हुए। बताते चले कि इस बाबत एक पत्र जो है वित्त विभाग को हासिल हुआ था और इस पत्र के जरिए अग्रिम राशि जो लंबित पड़े थे उसको भुगतान करने की कोशिश की गई, लेकिन इस पत्र की पहचान कर ली गई और फिर अज्ञात के खिलाफ वित्त विभाग के संयुक्त सचिव सह बजट पदाधिकारी संजीव मित्तल ने सचिवालय थाने में एक FIR भी लॉन्च करा दिया है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग को एक पत्र मिला जिसमें विभाग के अपर मुख्य सचिव का फर्जी हस्ताक्षर था। इस पत्र में पूर्व गठित क्रय समिति द्वारा अग्रिम लंबित राशि के भुगतान करने की जानकारी दी गई। पत्र मुख्यमंत्री के परामर्शी कोषांग उप निदेशक JP सिंह के पास आया, लेकिन उन्हें पत्र देखते ही शक हुआ और उन्होंने इस पत्र का सत्यापन के लिए उसे संयुक्त सचिव संजीव मित्तल के WhatsApp के माध्यम से भेज दिया। संजीव मित्तल ने पाया कि पत्र में किया गया
जो हस्ताक्षर है वो अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से मेल नहीं खा रहा है, वो फर्जी है। इसके बाद उन्होंने सचिवालय थाने में अज्ञात के खिलाफ FIR लॉन्च करा दिया है और अब सचिवालय थाने की पुलिस जो है वो इस फर्जी जो लंबित राशि है निकासी करने की जो कोशिश की जा रही थी, इसमें जो लोग शामिल हैं अज्ञात के खिलाफ हालांकि FIR लॉन्च कराया गया है, लेकिन फिर भी ये कोशिश की जा रही है कि इस मामले में जो लोग हैं जो संदिग्ध है उनकी पहचान करके उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा सके। और देखा जाए तो ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इस तरह की कोशिश की गई थी, लेकिन जालसाज अपनी जालसाजी में कामयाब नहीं हो पाए और अब एक बार फिर से एक नया मामला सामने आया है, वित्त विभाग से जुड़ा हुआ है, अपर मुख्य सचिव से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये मामला सेंसिटिव है और ये मामला चूंकि मुख्यमंत्री कोषांग के पास पहले गया था, तो अब मुख्यमंत्री कोषांग के स्तर से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द अपराधी जो है जो ये जालसाजी करने की कोशिश कर रहे थे वो सलाखों के पीछे होंगे। हालांकि वो कब तक सलाखों के पीछे पहुंचते हैं, सचिवालय पुलिस कब तक इस पूरे मामले का उद्भेदन कर पाती है, ये देखना बेहद अहम होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और वहीं देखिए, मुंगेर में प्रेमी युगल के दोहरे हत्याकांड मामले में मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने आरोपी मोहम्मद दानिश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी इस पर लगाया गया है। 20 सितंबर 2019 को प्रेमी जोड़े की हत्या सदर प्रखंड कार्यालय के पास हुई थी। कोर्ट ने सबूत के अभाव में इस मामले में 2 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया था। आरोपी दानिश ने युवती के साथ रेप की भी कोशिश की थी। असफल रहने पर युवती की हत्या कर दी गई, फिर प्रेमी को भी गोली मार दी गई। बलात्कार करना चाहा, लेकिन लड़की तैयार नहीं हुई, रेसिस्ट की। इसके बाद लड़की को मार दिया गोली और उस लड़के को भी ओवर पावर किए हुए था, उसको भी, ताकि फिर कोई साक्ष्य नहीं रहे, साक्ष्य मिटाने के लिए उसको ही मार दिया। जी, कितने लोग उसमें एक्यूज हुए थे सर? 4 लोग एक्यूज हुए थे, तो लेकिन उस 3 पर डायरेक्ट एविडेंस कुछ नहीं आ सका। जी, आज किसको सजा हुई है? दानिश, मोहम्मद दानिश। जी, वहीं देखिए, राजधानी पटना में शहर की निगरानी और सुरक्षा के मकसद से 2500 सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम लगातार जारी है। करीब 1000 कैमरे अब तक लगाए जा चुके हैं। इन सभी कैमरों को गांधी मैदान के पास SSP कार्यालय कैंपस में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा गया है। साथ ही जिस क्षेत्र में कैमरे लगाए गए हैं उसका कनेक्शन भी संबंधित थानों से जोड़ा जा रहा है। पटना में 32 थानों को इन सभी कैमरों से जोड़ा जाएगा। ऐसे में अगर कोई अपराध होता है तो अपराधी का पूरा डेटा तत्काल उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही दुर्घटना होती है या फिर कोई गुमशुदा व्यक्ति है तो उसके बारे में भी तत्काल जानकारी हो जाएगी। पटना में क्राइम कंट्रोल की इस तकनीक के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार। राजधानी पटना में स्मार्ट सिटी योजना के तहत तकरीबन 2500 सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, ये इनकम टैक्स चौराहा है और यहाँ पर ये नए जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लग रहे हैं और 2500 कैमरे पूरे पटना में लगाए जा रहे हैं और क्राइम कंट्रोल एस्पेक्ट से यह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल ये जो कैमरे लग रहे हैं, इन सभी कैमरे को SSP ऑफिस के पास बने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा, यानी उससे इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही जिस क्षेत्र में जितने भी कैमरे लगाए गए हैं उसका कनेक्शन भी संबंधित थानों को दिया जा रहा है। ऐसे 32 थाने हैं राजधानी पटना में जहां एजेंसी के जो लोग हैं वो कैमरों का कनेक्शन देने के लिए थानों में भी सिस्टम लगाना शुरू कर दिए हैं। सभी मुख्य चौक चौराहों पर और गलियों के साथ ही जो मुख्य सड़कें हैं वहां पर ये सीसीटीवी कैमरे जो है वो जब लग जाएगा उसके बाद वांछित जो वांटेड होंगे उनकी तस्वीर भी अपलोड होगी। जो तस्वीर कैमरों से मिलेगी उसको फीड को वीडियो और एनालिटिक्स के माध्यम से डिकोड किया जाएगा। कैमरे में हाव भाव के आधार पर भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करने में आसानी होगी। साथ ही जो गुमशुदा लोग होंगे उनके भी इससे पहचान आसानी से की जा सकेगी। कैमरे उन पॉइंट पर भी लगाए जा रहे हैं जहां से मुख्य मार्ग का रास्ता जुड़ता है। अगर कोई घटना होती है और अपराधी भाग रहा है तो बाकी के थाना क्षेत्रों से जुड़े कैमरों की मदद से वह किस इलाके में प्रवेश किया है इसे आसानी से देखा जा सकता है। ऐसे में अपराधियों का कैमरे की नजर से बचना मुश्किल होगा। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर परियोजना के अंतर्गत शहर के 50 जगहों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स होगा और इसकी भी सहायता ली जाएगी। इसके माध्यम से जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम की सुविधा है उसको दुरुस्त किया जाएगा। कोई अपराध या दुर्घटना अगर होता है तो किसी कारण से मोबाइल नहीं है तो आम नागरिक कॉल बॉक्स के माध्यम से सीधे संवाद कर सकता है।
तो निश्चित तौर पर कई तरह के फायदे, ये जो सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं 2500 जिनकी संख्या होगी, अभी इसका ट्रायल जो है बस कुछ दिनों में, अब बस कुछ दिनों का इंतजार है, जिसके बाद ये सारे सिस्टम एक साथ काम करने लगेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।